नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के 4 जिलों में कुल 17 स्थान है जिनका नाम बदला गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 31 मार्च को इसकी घोषणा की थी और वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कई स्थानों के नाम में परिवर्तन जनभावना, भारतीय संस्कृति और विरासत के अनुरूप किया गया है। लोग भारतीय संस्कृति, इसके संरक्षण में योगदान देने वाले महापुरुषों से प्रेरणा ले सकेंगे। जो नाम बदले गए हैं वे देश के बड़े महापुरुषों के नाम पर हैं। और देवभूमि के मूल स्वभाव के साथ उन स्थानों के नाम रखे जाएं और जो देवभूमि का मूल स्वरूप है उसके प्रति लोगों की आस्था बढ़े, श्रद्धा बढ़े। उन क्षेत्रों के प्रति जहां के नाम बदलने की घोषणा की गई है, वहां के जो लोग हैं जिन्होंने समाज जीवन में अपना एक विशेष स्थान प्राप्त किया है, उन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रयास किए हैं, उन क्षेत्रों से उनका लगाव रहा है। महापुरुषों के नाम, देवी देवताओं के नाम या देश के आंदोलन में, देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में उनका नाम रहा है, ऐसे नामों को रखने के लिए घोषणा की गई है। मैं समझता हूं कि लोगों ने भी इसका स्वागत किया है। चलो। तो बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से। प्रदेश सरकार ने दायित्वों की सूची जारी की है। सीएम धामी ने किया विभागीय दायित्वों का बंटवारा। महानुभवों को विभागीय दायित्व सौंपे गए हैं। दायित्वों से योजनाओं के क्रियान्वयन में आएगी तेजी, योजनाओं के प्रभावी अनुश्रवण में भी मदद मिलेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। लंबे समय से आस लगाए बैठे बीजेपी नेताओं को मुख्यमंत्री ने नवरात्र पर बड़ी सौगात दी है। प्रदेश सरकार ने दायित्वों की तेजी आएगी। दरअसल आपको बताते चलें कि 20 नेताओं को लेकर सरकार में दायित्व सूची जारी कर दी है। इसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। लंबे समय से संगठन के अंदर समर्पित और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दायित्व दिए जाने की भी मांग उठ रही थी और योजनाओं के प्रभावी अनुश्रवण को लेकर आपको बताते चले कि बड़ी खबर है, जहां पर आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में जनहित से जुड़ी योजनाओं, नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए योग्य और अनुभवी महाअनुभवों को कई विभागीय दायित्व सौंपे गए हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी अनुश्रवण संभव होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य जनता को सुशासन, पारदर्शी प्रशासन प्रदान करना है और जिन महाअनुभवों को दायित्व सौंपे गए हैं वे अपने अनुभव, कार्यक्षमता के माध्यम से जनसेवा के इस दायित्व को भी निभाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की। लंबे समय से आस लगाए बैठे नेताओं को मुख्यमंत्री ने बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन एवं ऊर्जा विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा की है। सीएम धामी ने वनों के संरक्षण के साथ वन संपदाओं से राजस्व वृद्धि के लिए प्रभावी प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही वन विभाग के गेस्ट हाउस के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। साथ ही जड़ी बूटियों, कृषिकरण, विपणन के क्षेत्र में कार्य किए गए हैं और अधिक संभावनाएं तलाशने और मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के कारगर उपाय करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। साथ ही वन अग्नि प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण, इको टूरिज्म का विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि वन संपदाओं का बेहतर उपयोग के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। तो एक और बड़ी खबर देहरादून से आ रही, जहां पर वन महकमे से जुड़ी हुई एक खबर है। 5 IFS अधिकारी का तबादला किया गया है। कपिल लाल को योजना वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। IFS SP सुबुद्धि को जो है वो वर्तमान पदभार के साथ नई जिम्मेदारी दी गई है। अध्यक्ष जैव विविधता बोर्ड का संभालेंगे कमान। IFS निशांत वर्मा से योजना वित्तीय प्रबंधन हटा। IFS सुशांत पटनायक के सामुदायिक वानिकी पद पर तैनाती हुई है। IFS सुबोध कुमार काला को जो है वो जिम्मेदारी मिली है। उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैंपा बनाए गए हैं IFS सुबोध। तो बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर IFS सुशांत पटनायक को वानिकी पद तैनात किया गया है
और ये बड़ी खबर है जहां पर उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैंपा बनाए गए हैं आईएफएस। तो बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आपको बताते चले कि आईएफएस सुशांत पटनायक को सामुदायिक वानिकी पर तैनात किया गया है और इनको बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। अधिकारी कैंपा बनाए गए हैं और अध्यक्ष जैब विविधता पर। तो बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, निशांत वर्मा से योजना वित्तीय प्रबंधन हटा है और साथ ही पद की तैनाती भी की गई है। प्रदेश सरकार ने दायित्वों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने 20 पदाधिकारियों को कई परिषद, आयोग और समितियों में दायित्व दिया है। लंबे समय से दायित्वों को लेकर सरकार पर दबाव भी था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दायित्व देकर दबाव को कम किया है। सूचना महानिदेशक बंसीधर तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने चमोली जिले से हरक सिंह नेगी, उपाध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद, रुद्रप्रयाग जिले से ऐश्वर्या रावत को उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग का दायित्व भी सौंपा गया है। आपको बता दें कि बीजेपी के 20 कार्यकर्ताओं को दायित्व दिए गए हैं। कई आयोग, परिषद और समितियों में उन्हें नामित हैं। लंबे समय से मांग भी उठ रही थी, जिसमें हरक सिंह नेगी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष नागरिक कल्याण परिषद, ऐश्वर्या रावत को उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग, श्याम अग्रवाल को उत्तराखंड आवास सलाहकार परिषद, भगवत प्रसाद मकवाना को उपाध्यक्ष और उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग और हेमराज बिष्ट को उपाध्यक्ष राज्य स्तरीय खेल परिषद बनाया गया है। कार्यकर्ताओं को कई परिषदों और आयोग की समितियों में दायित्व दिए गए हैं। उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता और धामी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री विश्वास डाबर ने धामी सरकार के 3 साल के कार्यकाल को उत्तराखंड के लिए बेहद सार्थक बताया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में विकास काफी तेजी के साथ हो रहा है। प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल में 20,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। इसके अलावा सरकार पर जो कर्ज का बोझ है उसे कम किया जा रहा है। जो बात है, किसी भी राज्य की जो आर्थिकी की जो स्थिति है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना कर पा रहा है। अगर राज्य जो सारा पैसा जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाता है, तनख्वाहों में चला जाता है, ब्याज में चला जाता है। अब पहली बार ऐसा है कि हम जो हमारे ऋण है जो उसकी जो किस्त जानी है असल की वो भी जा रही है और ब्याज भी ठीक टाइम पे जा रही है। हमने एक बार भी डिफॉल्ट नहीं किया कहीं। बाकी राज्यों की क्या हालत है, वो बार बार समय मांग रहे हैं कि जी हम ब्याज ही नहीं दे पा रहे। हम तो ब्याज के साथ असल भी दे रहे हैं और उसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर करके वो भी बढ़ा रहे हैं आगे। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में अवैध खनन को लेकर दिए गए बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनके बयान को किसी व्यक्ति विशेष से जोड़कर ना देखा जाए, क्योंकि उन्होंने व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए ये मुद्दा उठाया था। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किसी भी तरह का अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। आपको बताते चलें कि अवैध खनन को लेकर लोकसभा में दिए गए अपने बयान पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सफाई दी है। दिल्ली से देहरादून पहुंचे लेकिन किसी भी सांसद ने किसी अधिकारी के लिए नहीं है, मेरे सांसद ने किसी अधिकारी को लेकर नहीं बोला है। किस एंगल से कौन कहां उठा रहा मैं नहीं कह सकता इस बात को, लेकिन किसी भी सांसद ने किसी अधिकारी के लिए कोई बात नहीं की है, मैं प्रामाणिकता से कह सकता हूं। बाकी इसकी स्पष्टीकरण लेना हो तो आप त्रिवेंद्र से ले सकते हैं। तो उन्होंने अधिकारी के लिए बोला कि नहीं बोला, सत्य है कि नहीं बोला। सर आप लेंगे उनसे? नहीं लिया, नहीं बोला ना, मैं दावे से कर रहा हूं किसी अधिकारी ने नहीं बोला। किसके लिए बोला, किस बात पे बोला, इसका उत्तर वही देंगे। आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस पत्रकार वार्ता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश सरकार है
आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार के 23 मार्च को 3 साल पूरे हुए हैं और इन 3 सालों में ऐतिहासिक काम सरकार के द्वारा प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के जो रहने वाले हर वर्ग के लिए विकास के काम किए हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सदन में खनन का मुद्दा उठाया था। इसके बाद सरकार असहज हुई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बयान देते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि प्रदेश में खनन नियम के तहत हो रहा है, इसलिए राजस्व बढ़ा है। नियम के तहत नहीं होता तो राजस्व घटता। वहीं इस पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हंस कर जवाब देते हुए कहा कि यह बात सही है कि राजस्व बढ़ा है। पूर्व सीएम ने इसके लिए सरकार को बधाई दी है। पूर्व सीएम ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि राजस्व बढ़ा है, लेकिन पर्यावरणीय क्षति और जनहानि का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। उसके लिए तो कोई किसी को कोई शक ही नहीं है। कहाँ उसमें शक है, लेकिन पर्यावरणीय क्षति का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, जनहानि का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, ये मेरा कहना है। नियम जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। देखो, आपने बहुत गंभीर सवाल उठाया है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपका सवाल बहुत गंभीर है और मैं सोच रहा हूं कि कितना नियम कायदों से चलूं। यूकेडी नेता शांति प्रसाद भट्ट ने अवैध खनन वाले बयान पर त्रिवेंद्र रावत का समर्थन करते हुए बोला कि अनियंत्रित खनन दिन रात किया जा रहा। सांसद ने भी संसद में सही बात कही कि यदि 10 ट्रक रशीद से निकल रहे हैं तो रात भर अवैध रूप से सैकड़ों ट्रक निकाल दिए जा रहे हैं। राज्य में माफिया हावी है और धामी सरकार चुप है। उत्तराखंड की नदियां खतरे में हैं, पर्यावरण भी खत्म हो रहा है। सांसद हैं त्रिवेंद्र रावत जी, उन्होंने बड़े गंभीर आरोप अपनी ही सरकार पर लगाए हैं। उन्होंने जो कहा है कि देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल, उधम सिंह नगर में रात और दिन खनन हो रहा है, पर्यावरण का ख्याल नहीं किया जा रहा है, जनमानस को हानि हो रही है, उनकी बात को मुहर लगाते हुए उत्तराखंड के सचिव खनन, उन्होंने भी कहा है कि उत्तराखंड का राजस्व बढ़ रहा है। दोनों इस बात पर मुहर लगा रहे हैं कि उत्तराखंड में अवैध खनन हो रहा है। उत्तराखंड के भूगर्भ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जोन 5 में रहने वाले यहाँ के नागरिकों के जीवन को बहुत बड़ा खतरा है। अनियंत्रित विकास, अवैध खनन उत्तराखंड के जनमानस से लेकर भारत के पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड में 17 स्थानों के नाम बदलने पर विपक्ष ने पुष्कर सिंह धामी सरकार पर हमला बोला है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि नाम बदलने से प्रदेश को कोई फायदा नहीं होने वाला है, सरकार लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। पूर्व सीएम ने सवाल किए और कहा कि क्या जगहों के नाम बदलने से वहां का विकास कार्य हो जाएगा, क्या वहां के लोगों को रोजगार मिल जाएगा, क्या उनकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। न पक्ष में है न विपक्ष में है। हम केवल इतना कहना चाहते हैं, केवल नाम बदलना ही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हो गया है, क्योंकि इनके पास काम बताने को कुछ नहीं है। 8 साल, 8.5 साल जो भी है, ये पूरी तरीके से घोर विफलता के वर्ष है और जनता इनसे सवाल कर रही है, तो उस सवाल से ध्यान भटकाने के लिए ये नाम बदलने का नाटक किया जा रहा है। बहुत तकलीफ। हेलो। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने दून अस्पताल पहुंचकर कुट्टू का आटा खाने से बीमार हुए लोगों का हालचाल जाना है।
उन्होंने मरीजों और तीमारदारों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि चिकित्सकों की मदद से लोगों की जान बची है, लेकिन ये गंभीर बात है। प्रदेश में इतने बड़े स्तर पर मिलावटखोरी चल रही है। 30 मार्च को और 31 मार्च को पूरे देहरादून जनपद में और देहरादून जनपद के अलावा हरिद्वार जनपद के दर्शन में बड़े पैमाने पर कुट्टू का आटा, जो व्रती लोग होते हैं सिंगाड़े का आटा, कुट्टू का आटा खाते हैं, कुट्टू के आटे से बड़े पैमाने पर लोग बीमार हुए। और देहरादून में ही, जैसा मुझे डॉक्टर साहब ने बताया, कि दून अस्पताल में 135 से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुंचे और 72 लोगों को एडमिट किया गया और उनका इलाज, यहाँ पर काफ़ी लोगों का इलाज होकर के डिस्चार्ज हो गए हैं। काफ़ी लोग पहले दिन ही फर्स्ट एड के बाद चले गए थे, मेडिसिन लेने के बाद चले गए थे। और जो लोग एडमिट हुए थे उनमें से करीब 10-12 पेशेंट अभी दून अस्पताल में हैं। शिवालिक नगर में पालिका अध्यक्ष और निर्दलीय सभासद के बीच में वार्ड में सफाई व्यवस्था और लाइट लगाने को लेकर कार्यालय में कहासुनी हो गई। निर्दलीय सभासद का आरोप है कि पालिका अध्यक्ष ने बिना किसी कारण उनको गाली गलौज कर दिया और राजीव शर्मा ने गाली गलौज की बात को इनकार किया है। अल्मोड़ा बीजेपी सरकार के 3 साल के कार्यकाल पर सवाल खड़ा करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में कार्यालय में जो है वो आपको बताते चले कि खनन माफिया पूरी तरीके से हावी हैं और नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मनमाने तरीके से अवैध खनन किया जा रहा और बेलगाम माफियाओं द्वारा गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। तो जवाब नहीं, पूरी तरह से खनन माफिया हावी है। अवैध खनन पर कोई लगाम नहीं है। तमाम जो नियम कायदे कानून है उसका कोई अनुपालन नहीं हो रहा। पर्यावरण कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेबर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गरीब किसानों की जमीनों को कब्जा किया जा रहा है। सरकारी जंगलात की भूमि में भी खनन हो रहा है। पूरे पर्वतीय क्षेत्र में खनन माफियाओं, नदी नाले सब लूट। निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी, ALUCC में भी हुआ घोटाला और कुट्टू के आटे में हुई मिलावट जैसे तमाम मुद्दों को लेकर उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के आवास का घेराव करने पहुंची। हालांकि पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें वहीं रोक दिया। इस मौके पर उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि इस प्रदेश की सरकार असंवेदनशील है। प्रदेश में शराब सस्ती है, शिक्षा महंगी है, ये सरकार करने का काम कर रही है। देखिए पूरे प्रदेश में लगातार आप देखोगे पूरी सरकार भ्रष्टाचार लिप्त है और इस वक्त धन सिंह रावत जी का जो विभाग है उसमें LUCC घोटाला, जो आपने देखा होगा कि लोधी अर्बन कंपनी ने यहाँ की महिलाओं के साथ बड़ा छलावा करा और सरकार की नाक के नीचे से इतना बड़ा घोटाला इस प्रदेश में हो गया है। लगातार आज महंगाई, बच्चों की फीस बढ़ी है और पेरेंट्स सड़कों पे हैं कि फीस को वापस लेगा। उत्तराखंड में ईद के दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा 4 जिलों के 17 जगहों के नाम बदले जाने पर यति परमात्मा नंदगिरी ने भी स्वागत किया है। यति परमात्मा नंदगिरी ने कहा कि उत्तराखंड में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को बढ़ावा देने के लिए जो काम किया जा रहा उसकी वे प्रशंसा करते हैं। यह कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके लिए वो वाकई में बधाई के पात्र हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आने वाले 10 से 15 वर्षों में जब मुस्लिमों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ेगी तो क्या पुनः दोबारा ये नाम मुसलमानों के नाम पर नहीं होंगे। तो इसलिए एक जनसंख्या नियंत्रण कानून भी इस प्रदेश के अंदर लाया जाए। बाकी इस कदम का हम स्वागत करते हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने वक्फ बिल का विरोध करने वालों को कहा कि वे मुसलमान नहीं हैं, बल्कि वे राजनीतिक मुसलमान हैं। उन्होंने सभी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की SIT
और सीबीआई से जांच की मांग की है। सदाब शम्स ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करते हुए कहा, उत्तराखंड में कई ऐसी वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं जिन पर लोग कब्जा जमाकर बैठे हैं। पार्टी तो एक तरफ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहे हैं। ये मुसलमान नहीं है, ये पॉलिटिकल मुसलमान है और ये असल में इंक्रोचर हैं वक्फ के बेनिफिशियरी हैं। आप ऊपर से लेके नीचे तक जितने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स हैं, जितने ये मुस्लिम तंजीमें चल रही हैं या जमात है या जो लोग साथ में आए हमदर्द बन के दिखा रहे हैं या ओवैसी साहब हैं, ये सब लोग वक्फ के इंक्रोचर हैं। तो बताइए, वक्फ बोर्ड की संपत्ति 200 बीघा के ऊपर अकबर अहमद डंपी का कब्जा है, कांग्रेस के यूथ संजय गांधी जी के साथी, उत्तराखंड के अंदर जहां 200 बीघा में रिसोर्ट बनाया हुआ है। मैं कल को हंस रहा था, मैंने कहा महाभारत में जो स्वर्ण मिल गई तो बेचारी तो दिनेशपुर में भारतीय बजरंग दल के जिला उपाध्यक्ष सुब्रत तरफदार के नेतृत्व में भारतीय बजरंग दल द्वारा एक बैठक का आयोजन हुआ। हिंदुओं की कई समस्याओं और गौमाता की रक्षा, गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने को लेकर बैठक में चर्चा की गई है। इस दौरान बैठक में भारतीय बजरंग दल कार्यकारिणी का गठन किया गया है। खत्म कर देंगे होगा। कई दुर्घटना हो रहा है, गौमाता का एक्सीडेंट हो रहा है, कई बड़े बड़े दुर्घटना के रास्ते में कई ठोकर चले जा रहा है, कोई गौमाता रास्ते मर जाते तो उसकी कोई कार्रवाई नहीं होता है, तो उसके उठाने का कार्रवाई पूरा हम करते हैं। भाई लोग मिले हैं, एक बैठक का आयोजन किया गया है जिसमें हमारे जैसे ब्लॉक अध्यक्ष शिवा भाई को बनाया गया है, इसमें फिर जो उपाध्यक्ष है अध्यक्ष जी, हमारे नगर अध्यक्ष अमित जी है, सबको लेकर बैठक किया गया। आगामी क्या करना है, जैसे हमें आजकल देखने को मिलता है रास्ते में अधिकांश जो गायों के साथ एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है तो सरकार तो खाली घोषणा करती है हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उस मैटर में सरकार कुछ नहीं कर पाती। इस वजह से देखा जाता है आम जहां एक तरफ पूरे देश में एनपीएस के साथ में यूपीएस का लंबे समय से विरोध चल रहा है, तो वहीं उत्तराखंड में पुरानी पेंशन बहाली को आंदोलन तेज भी हो गया है, जिसको लेकर एनपीएस यूपीएस के विरोध में काला दिवस मनाया गया। हल्द्वानी के एसडीएम कोर्ट ने तमाम शिक्षक कर्मचारियों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2005 के बाद में सरकारी सेवाओं में अपनी सेवाएं देने वाले देश के शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ और इस संघर्ष में कहीं ना कहीं हमें 2005 वालों को जो पेंशन मिली है तो हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी सुनेगी। लेकिन आज के दिन पे जो हमें सरकार ने एक यूपीएस, एक बीच की कड़ी और जो बीच का एक लॉलीपॉप सा हमें थमाने की कोशिश की है, पहले एनपीएस फिर अब यूपीएस। आज हमारे राष्ट्रीय विजय बंधु जी ने ब्लैक डे के रूप में पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए एक ज्ञापन देने के लिए सारे इंडिया में एक अभियान चलाया हुआ है। हम शिक्षा विभाग और अन्य कई सारे विभागों के कर्मचारी यहाँ पर एकत्र हुए हैं और हम इसका ओपीएस के लिए एनपीएस और यूपीएस का विरोध करते हुए ओपीएस दिलाने की बात कर रहे हैं। एनपीएस और यूपीएस में सरकार ने हमारा सारा पैसा मार्केट बेस्ड कर दिया है। आज की तारीख में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत का आज भी गांव उपेक्षित है। सरकारों की उपेक्षा के चलते ये गांव पलायन का दंश झेल रहा है। आलम यह है कि रोजगार और मूलभूत सुविधाओं की कमी के चलते सभी परेशान हैं। जीआईसी खूट विद्यालय में पेयजल की उचित व्यवस्था नहीं है। छात्र छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 25,000 की आबादी सड़क एवं कोसी नदी पर पुल निर्माण की मांग को लेकर अब आंदोलन की राह पर है। देखिए, आज हमारा धरना 2 सूत्रीय मांगों को लेकर के है। सबसे पहला जो हमारा गोविंद बल्लभ पंत जी की धरती है, खूंट ग्राम चाण सेनार रोंडाल में कोसी नदी पर अल्मोड़ा को जोड़ते एक रोड में पुल बनना है और सड़क 7 साल से कटी है, उसका डामरीकरण करना है। उस मुद्दे को लेकर के हमने पहले भी प्रेस वार्ता की थी और आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से भी कहीं ना कहीं हमने इस बात को उजागर किया था। तो अभी तक सरकार ने इस बात पे कोई संज्ञान नहीं लिया, तो आज हमने एक दिवसीय धरने का ऐलान किया और आगे आने वाले समय में अगर सरकार अभी भी नीचे थी तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और दूसरी मांग है हमारी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी खूट में बच्चों को पानी की व्यवस्था वहां पर नहीं है। हम ये स्पष्ट कहना चाहते हैं कि 3 साल बेमिसाल की बात की जा रही है, तो स्कूल में कम से कम पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। हम किसी सरकार के विरोध में नहीं है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।